नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हमारी पिछली कहानी गौरा को आगे सुनने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से ही मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजी के समान बहुत मोटी लंबी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध तक नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना चाहता था और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मारकर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं था। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय
अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी। यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी, मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। हमारी कहानी गौरा यहीं पर समाप्त होती है। एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।